नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली जो योजनाएँ हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश को कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं। तो ऐसी सभी योजनाओं को देखेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है योजनाओं का, वो है महिला एवं बाल विकास संबंधी योजनाएँ। महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कौन-कौन सी योजनाएँ चला रही हैं, बाल विकास से संबंधित कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, जो हमें पढ़नी है, हमारी परीक्षाओं में आ सकती हैं। इसका भाग 1 है ये। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योजनाएँ और योजनाएँ किस पर आधारित है? महिला एवं बाल विकास पर आधारित, ठीक है? महिला और बाल विकास अ, संबंधी योजनाएँ, ऐसे आप लिख लो। महिला और बाल विकास संबंधी योजनाएँ। इसमें हम बहुत सारी योजनाएँ पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अपने उत्तर प्रदेश को कौन-कौन सी योजनाएँ जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू करी गई हैं, वो प्रभावित करती हैं। जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, केंद्र के द्वारा शुरू करी गई है और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावित करती है। कितने जिलों में इसको शुरू किया गया है हमारे यहाँ। वहीं हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी शुरू की गई कुछ योजनाएँ पढ़ेंगे, जैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना अ, और भी कई सारी योजनाएँ हैं, जैसे मैं आप बात करूँ आपसे कन्या सुमंगला योजना हो गई, ठीक है? तो इन सारी योजनाओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं। इससे पहले महिला एवं बाल विकास संबंधी एक विभाग है, आओ उसकी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर पर एक मंत्रालय आपने नाम सुना होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय स्तर पर एक मंत्रालय है, इसका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही इस योजना की शुरुआत करी गई थी, या हम कहें इस विभाग को एस्टैब्लिश किया गया था। सपोज़ करो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ठीक है? ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसी मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग की स्थापना की गई और ये की गई थी सन 1985 में। हालाँकि अगर हम बात करें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, तो ये भी 1985 में ही बना था, ठीक है? और इससे पहले ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। दरअसल उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, आप लोग इतना इतिहास तो पढ़े ही होंगे। उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को नाम दे दिया नया मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसी मंत्रालय के अंतर्गत इस विभाग को एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में, ठीक है? वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? तो जब आप उत्तर प्रदेश की ऑफ़िशियल साइट पे जाओगे, तो आपको एक वर्ष मिलेगा। इस वर्ष ये वर्ष है 1989 तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1989 में पूर्णकालिक पूर्णकालिक महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की थी। बाल विकास विभाग की स्थापना की। ठीक है यहाँ तक? बात समझ गए? अच्छा ये तो आपका विभाग हो गया, ध्यान दो। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना केंद्र स्तर पर करी गई 1985 में, ठीक है? ये मंत्रालय कब बना? तो एक तारीख याद रखोगे आप 30 जनवरी सन 2006 ये तारीख याद रखो। 30 जनवरी 2006 से यह एक एक अलग मंत्रालय के रूप में अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये मंत्रालय का दर्जा इसने कब प्राप्त किया था? 2006 में, ठीक है? चलिए अब हम योजनाएँ शुरू करते हैं अपनी एक-एक करके। तो सबसे पहली जो आपकी योजना है वो है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी सारी बातें आपको पता ही होंगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से सीधा-सा आशय है जो लैंगिक असमानता हो रही है उसको सुदृढ़ किया जा सके, है ना? बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले जो अपने की पॉइंट्स हैं अपने एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा करो। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और प्रश्न ये उठता है कि कब की शुरुआत? तो आपका जवाब होना चाहिए 22 जनवरी को 2015
22 जनवरी 2015। अच्छा, प्रश्न ये है कहाँ की? तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो पानीपत से हुई थी। पानीपत कहाँ? हरियाणा में। तो 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत पानीपत, हरियाणा से हुई। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है बेटी बचाओ, यानी कि बेटियां कहीं न कहीं कम हो रही होंगी, मारी जा रही होंगी, तभी ये मुहिम चलाई गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो शिशु लिंगानुपात कम हो रहा है, उसकी कमी को रोकना। यानी कि शिशु लिंगानुपात में आती हुई कमी को रोकना, आती हुई कमी को रोकना, ठीक है? शिशु लिंगानुपात में आती हुई कमी को रोकना, साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ये जो पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो मुहिम है, ये कौन-सा मंत्रालय चला रहा है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? यह योजना कौन से मंत्रालय चला रही है? किस मंत्रालय के द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है? तो यह योजना 3 मंत्रालयों के द्वारा चलाई जा रही है। 3 मंत्रालयों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, ये कौन से 3 मंत्रालय हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित कौन-सा मंत्रालय नहीं है? तो 3 ऑप्शन ये देगा, 1 ऑप्शन कोई और घुसा देगा उसमें, ठीक है? तो ये 3 मंत्रालय कौन से हैं? पहले आपको वो पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों से संबंधित है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, है ना? महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है? दूसरा कौन-सा है? दूसरा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसमें तीसरा कौन है? तीसरा है मानव संसाधन मंत्रालय। अब चूँकि ये मंत्रालय अलग हो गया है ना 2006 से, तो ये मंत्रालय अलग हो गया है और ये मंत्रालय अलग है, तो ये 3 मंत्रालय मिलके इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। एक खास बात और है, जब इसको शुरू किया गया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को, इस योजना के तहत इस योजना के तहत एक पहल शुरू करी गई थी। एक पहल शुरू की गई। ये कौन-सी पहल की गई थी? ये थी सेल्फी विद डॉटर, यानी अपनी पुत्री के साथ सेल्फी लो। सेल्फी विद डॉटर, ठीक है? इस पहल को शुरू किया गया था और जब ये शुरू हुई थी ना योजना, तो सबसे पहले इसको भारत के कुछ जिलों में शुरुआत करी गई थी। तो प्रारंभ में इस योजना को भारत के लगभग 100 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में इसे 100 जिलों से शुरू किया गया था। 100 जिलों से इसे शुरू किया गया था, ठीक है? और वर्तमान में लगभग 600 से ज़्यादा जिलों में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 71 जनपदों में इस योजना का संचालन है और इनमें से जो 4 जनपद जैसे 75 जनपद हैं अपने, जो 4 जनपद बच जाते हैं, तो उनमें जैसे हापुड़ है, मेरठ है, शामली है, संभल है ना? तो ये 4 जनपदों में इसको नहीं अभी क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये जो डेटा है, वो आपको उत्तर प्रदेश की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, महिला और बाल विकास विभाग, वहाँ पर ये डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से केवल इतनी बातें याद रखो उत्तर प्रदेश से। बाकी इस योजना को केंद्र सरकार शुरू कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा कौन-कौन से मंत्रालय चलाए जा रहे हैं, किन-किन मंत्रालयों के द्वारा योजना चलाई जा रही है और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? इन योजनाओं को यानी इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो निराश्रित महिला पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, पेंशन योजना। आपको उन योजनाओं पर ज़्यादा फ़ोकस करना है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, ठीक है? चूँकि आपने अगर यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स देखे होंगे, तो वहाँ पर जो योजनाएँ पूछता है, वो मैक्सिमम वही योजनाएँ पूछता है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की भी नहीं पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम फ़ोकस आपका वहाँ होना चाहिए, जहाँ आयोग फ़ोकस करे, ठीक है? निराश्रित महिला पेंशन योजना, आओ समझ लेते हैं इसको। निराश्रित महिला पेंशन योजना। सबसे पहले तो आप करंट की बातें कुछ याद रखो, निराश्रित महिला पेंशन योजना से। करंट की बातें क्या हैं? इसमें करंट की बातें ये हैं, करंट अफ़ेयर्स में आप ये बात याद रखो इस योजना से, सबसे पहली बात कि इसमें जो पात्र लाभार्थी को पेंशन ₹500, ध्यान रखिएगा निराश्रित महिला पेंशन योजना में
जो लाभार्थी होते हैं, जो इस योजना का लाभ ले रहे होते हैं, उनको पेंशन 500 रुपए प्रति माह पहले दी जाती थी। प्रति माह से बढ़ाकर अब 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा या दिया जाता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, पात्र जो लाभार्थी होंगे इसमें पेंशन पहले 500 रुपया प्रति माह मिलती थी, अब आजकल इनको 1000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है। ये बातें आप ध्यान रखोगे। ठीक? दूसरी बात, ये बजट में अनाउंस किया है हमारे जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी ने। दूसरी बात, वर्ष 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक तृतीय तिमाही तक इस योजना के जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी की संख्या कितनी है? आपसे ये पूछा जा सकता है। इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या है 31,28,000। ठीक है? ये याद रखो, 31,28,000। जस्ट वेट, इनकी जो लाभार्थियों की संख्या है वो है 31,28,000। ठीक है यहाँ तक? तो आप ये बातें याद रखोगे करंट अफेयर्स के तौर पर, और यही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? निराश्रित महिला पेंशन योजना में क्या है? पात्र लाभार्थियों को 500 रुपए दिए जाते थे, अब इसको 1000 रुपया प्रति माह के धनराशि के साथ इसको रुपए दिए जाते हैं। वहीं 2022-23 में निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की टोटल संख्या कितनी है? वर्ष 2023-24 की मैं बात कर रहा हूँ, तृतीय तिमाही तक। ठीक है? तृतीय तिमाही से मेरा आशय पहले के 3 महीने, दूसरे के 3 महीने, तीसरे 3 महीने, चौथे 3 महीने। यानी कि 3 महीने शुरुआत के, फिर 3 महीने, ये दूसरी तिमाही हो गई, ये तीसरी तिमाही है। और यहाँ से अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ठीक है? यहाँ तक के आंकड़े आ चुके हैं, बजट जब अनाउंस हो रहा था, तो उसमें वित्त मंत्री जी ने इन आंकड़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, तो ये बात याद रखोगे आप। ठीक है? यानी तृतीय तिमाही तक लाभार्थियों की संख्या कितनी थी? 31,28,000 निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर चुके थे। ठीक है? अब चलिए इस योजना के बारे में कुछ स्ट्रैटेजी के हैं, वो जान लेते हैं। इसमें योग्यताएं क्या होती हैं? कौन इसमें पात्र होगा पेंशन पाने के लिए? तो चलिए, निराश्रित महिला पेंशन योजना। देखो, निराश्रित महिला पेंशन योजना, चलिए समझिए। निराश्रित महिला जो पेंशन योजना है, वो सपोज करो ये कोई महिला है। ठीक है? ये महिला इसका लाभ लेना चाहती है। अब मुझे ये बताओ कि इसकी पात्रता क्या होगी? महिला बना देते हैं इसको। ठीक? इसकी पात्रता क्या होगी? सरकार कहती है कि कुछ ना कुछ आपको पात्रताएं दिखानी होंगी, तभी इसमें आपको लाभार्थी बनाया जाएगा। तो अगर कोई महिला निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभ पाना चाहेगी, तो उसकी पात्रता होगी, सबसे पहली बात, जो आवेदिका होगी, ये महिला है ना, आवेदिका होगी, जो आवेदिका होगी वो यूपी की निवासी होनी चाहिए। ठीक है? दूसरी बात क्या होगी? उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो। ठीक है? हो चुकी हो, तभी तो वो आश्रित नहीं होगी, निराश्रित लिखा है ना। पति की मृत्यु हो चुकी हो तभी वो आश्रित नहीं होगी, और फिर वो इस योजना की लाभ कैटेगरी में आ सकती है। तीसरी बात क्या है? उसकी उम्र कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए। चौथी बात क्या कहती है? ये कहती है कि ये जो महिला है ना, सपोज करो इसका कोई ना कोई परिवार होगा, तो इस महिला, या हम कहें इसके परिवार की जो टोटल आमदनी हो, इसके परिवार की कुल आमदनी वार्षिक 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक ना हो। ठीक है? तो ये कुछ शर्तें हैं, अगर इन शर्तों का ये महिला पालन करती है या इनको फिल करती है, तो फिर इसको इस लाभ या इस योजना की लाभ की कैटेगरी में मान लिया जाएगा। अच्छा, एक खास बात ये है, यहाँ से ये बात आप पॉइंट बना के याद रखोगे। खास बात ये है कि जो इसको पैसा मिलेगा ना, जो इसको लाभ मिलेगा, वो लाभ कैसे मिलेगा? वो लाभ इसको दिया जाएगा 4 तिमाही में। इसे 4 तिमाही में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ठीक है? इसे 4 तिमाही में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 4 तिमाही का मतलब समझ रहे हो आप? 4 तिमाही का मतलब हो गया, जैसे मैं बात करूँ, पहले के 3 माह उठा लो,
ठीक? दूसरे के 3 माह उठा लो, फिर अगले वाले 3 माह उठा लो और फिर उठा लो नेक्स्ट 3 माह। तो ये 3-3 माह की 4 तिमाही हो गई। ठीक है? बात समझ पाए? अच्छा, अब मुझे बताओ इसको रुपया कितना मिलता है? अब पहले 500 मिलता था, अब इसको रुपया मिल रहा है 1000 प्रति माह, है ना? तो पहली तिमाही में 3 महीने में इसके अकाउंट में 3000 रुपया डाल दिए जाएँगे। दूसरी तिमाही में फिर इसके अकाउंट में 3000 रुपया डाल दिए जाएँगे। तीसरी तिमाही में फिर इसके अकाउंट में 3000 रुपया डाल दिए जाएँगे और चौथी तिमाही में फिर इसके अकाउंट में 3000 रुपया डाल दिए जाएँगे। तो प्रत्येक तिमाही में 3-3 हज़ार रुपए इसके अकाउंट में डाले जाते हैं। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है? तो हाँ, तो ये बातें याद रखो। यहाँ तक समझ गए? अब ज़रा 2-3 बातें और समझो, जो मैं जो मैं केवल और केवल आपको समझाना चाहता हूँ और वो याद आप ना रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो बातें हैं, सपोज़ करो ये कोई महिला है, ठीक है? ये बातें हैं, मैं केवल और केवल आपको समझा रहा हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक कोई महिला है, बात समझना, और ये कैसी महिला है? ये है निराश्रित महिला, ठीक? ये कोई निराश्रित महिला है। अच्छा, हुआ क्या कि अगर कोई व्यक्ति, पुरुष, ये कहे कि मैं इससे विवाह करूँगा, ये विवाह के लिए इससे राज़ी हो जाए और ये भी इससे राज़ी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार कहती है, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो, मैं आपको पुरस्कार दूँगा। यानी कि सरकार के द्वारा इन्हें पुरस्कार राशि दी जाती है और वो कितनी राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाती है, वो 11,000 रुपए दी जाती है। ठीक है? अगर कोई निराश्रित महिला से पुरुष विवाह करता है तो उसे 11,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। और ये जो महिला होगी, ये 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो। ठीक? अब दूसरी कंडीशन देखो यहाँ से, ये आप मत रखना, केवल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरी कंडीशन देखो, सपोज़ करो ये कोई महिला है और ये जो महिला है ये कैसी है? निराश्रित है, इसके पति नहीं है, ठीक है? लेकिन हुआ ये कि इसकी एक पुत्री है, इसकी एक पुत्री है, ये कौन-सी पुत्री है? ये पुत्री है इसकी, ठीक है? ये महिला है, ये इसकी पुत्री है। अब सपोज़ करो इस पुत्री से कोई विवाह करे, कोई पुरुष, पुत्री बड़ी हो गई, 18 वर्ष की हो चुकी है, अब इससे कोई विवाह करे, कोई लड़का, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार कहती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको सहायता राशि दी जाती है 10,000 रुपए, ठीक है? हाँ, तो ये 2 कंडीशंस हैं, ये आप याद रखिए या ना रखिए, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन आपके लिए बहुत अनिवार्य नहीं है। आपके लिए अनिवार्य क्या है? वो ये है। अ, इसमें हाँ, देखिए, आपके लिए जो अनिवार्य है, वो ये है कि जो हमारी योजना है निराश्रित निराश्रित महिला पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना में अभी जो बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, बजट 2024-2025, इसमें क्या इस योजना के बारे में चर्चा की गई है? की गई है तो कितना रुपया इसको आवंटित किया गया है बताइए? इसमें कहा गया है बजट 2024-25 में कि पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण के लिए, महिलाओं के भरण-पोषण के लिए जो अनुदान दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 4,073 करोड़ रुपए। ये बात याद रखो आप, ठीक है? इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बात आपसे पूछी जा सकती है, करंट का मुद्दा है। बजट 2024-25 में जो निराश्रित महिलाओं के लिए भरण-पोषण के लिए जो अनुदान है, वो कितना रुपया दिए जाने का लक्षित किया गया है? 4,073 करोड़। अब देखो ज़रा नेक्स्ट की जो अगली योजना है, वो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ठीक है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये योजना 2017-18 वित्त वर्ष में शुरू करी गई थी और ये जो योजना है इसे कौन-सा विभाग चला रहा है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को उत्तर प्रदेश के किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, इसे चला रहा है, ठीक है? हुँ। एक प्रश्न ये बनता है कि ये जो सामूहिक विवाह योजना है, इसमें किनका विवाह करवाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा परिवार जो निर्धनता में जीवन यापन कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, ठीक है? ऐसा परिवार जो निर्धनता में जीवन यापन कर रहा है, तो इस परिवार में जो परिवार जीवन यापन अपना बहुत गरीबी में कर रहा है, तो उस परिवार में
विवाह योग्य कोई कन्या होगी, बोलो भाई, विवाह योग्य कोई कन्या होगी, या फिर कोई विधवा होगी, या फिर परित्यक्तता होगी, ठीक है? परित्यक्तता मतलब पति के द्वारा छोड़ी गई, या फिर तलाकशुदा होगी। तो ऐसों का विवाह करवाया जाएगा, यानी कि इनका विवाह करवाया जाएगा, ठीक है? इनका विवाह कराया जाएगा। यहाँ तक बात समझ पाए? तो कुल मिला के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जो निर्धन हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके परिवार में जो कन्याएँ हैं, विधवाएँ हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं, इनका सबका विवाह कराया जाएगा। अच्छा, सरकार से पूछा गया कि ठीक है, आप विवाह तो करवाएँगे, लेकिन क्या कुछ पैसा ऐसा देंगे? तो सरकार कहती है हाँ। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है सरकार कहती है कि हम इनको, यानी जो दाम्पत्य बनेंगे, उनको पुरस्कार देंगे, ठीक है? हम इनको पुरस्कार देंगे। क्वेश्चन ये बनता है कि कितना पुरस्कार दिया जाएगा? टोटल टोटल दिया जाएगा 51,000 रुपए, ठीक है? लेकिन ये जो 51,000 रुपए है, ये 3 अलग-अलग भागों में डिवाइड है। एक मुश्त राशि 51,000 की नहीं दी जाएगी। कैसे? इसमें जो 51,000 हैं, उनमें जो 35,000 रुपया है, 35,000 ध्यान दीजिएगा। ये जो 35,000 है, ये कन्या के बैंक अकाउंट में जमा होगा, बैंक अकाउंट में जमा होगा। इसमें से जो 10,000 रुपया होगा, ठीक, ये कहाँ जाएगा? इसकी उपहार सामग्री दी जाएगी, उपहार सामग्री दी जाएगी। इसके बाद जो बचा 6,000 रुपए, इसका क्या होगा? ये जो 6,000 रुपए है, इसे ये जो सामूहिक विवाह हो रहा है ना पूरा, उसपे समारोह में खर्च किया जाएगा। यानी कि समारोह में, या समारोह के आयोजन में, है ना? समारोह के आयोजन में खर्च होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो टोटल आप केवल याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी ये क्लासिफाई करके आप याद मत रखना। टोटल कितना रुपया दिया जा रहा है? 51,000 का। क्लियर है बात? अब एक बात समझो यहाँ से, कि ये जो आयोजन है, ये आयोजन करवाता कौन है? जैसे विवाह का जो आयोजन होना है, इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से, यहाँ से आपको बातें याद रखनी है। वीपीओ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? विवाह का आयोजन कौन कराता है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये आयोजन कहाँ होगा? और दूसरा प्रश्न, इसे कौन कराएगा? ठीक? विवाह का आयोजन कहाँ होगा? सबसे पहले आप ये जानो। विवाह का आयोजन जो होगा, वो नगर पंचायत नगर पंचायत स्तर पर हो सकता है। नगर पालिका परिषद स्तर पर हो सकता है। नगर निगम स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि ये तीनों की तीनों जो संस्थाएँ आप मैंने लिखी है ना, ये नगरीय निकाय हैं। नगरीय निकाय। तो हम कह सकते हैं कि विवाह का आयोजन नगरीय निकायों स्तर पर होता है। चौथी कंडीशन क्या है? इनका आयोजन, यानी विवाह का आयोजन क्षेत्र पंचायत स्तर पर होगा। इसका आयोजन जिला पंचायत स्तर पर भी होगा, स्तर पर होगा। ठीक? अब यहाँ पर आपने ग्राम पंचायत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, बात समझना। तो यहाँ से आप ऑप्शन को बहुत बारीकी से समझना। नगर पंचायत है, इस स्तर पर भी होता है आयोजन, नगर पालिका परिषद पर भी होता है, नगर निगम स्तर पर भी होता है, क्षेत्र पंचायत स्तर पर भी इस विवाह का आयोजन होगा, सामूहिक विवाह का आयोजन, और जिला पंचायत स्तर पर भी सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। अच्छा, अब बड़ा प्रश्न ये बनता है कि इसका आयोजन कौन कराता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो कराता है, वो कराता है जिला समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है? आपसे पूछा जाए कि जो सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसका आयोजन कौन करवाता है? तो ये करवाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये बदल दे कि ये जो किसकी निगरानी में होता है, या हम कहें ये सब किसके पर्यवेक्षण या फिर नियंत्रण में होगा, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे जिलाधिकारी, ठीक है? बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ गए? अब कुछ बातें और ध्यान दो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कौन पात्र होगा? भाई पात्र तो ये होंगे जो निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। अगर उनके घर कन्या है, विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो ये सब पात्र हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी कुछ कैटेगरी निर्धारित की गई हैं। तो अब यहाँ से देखो शर्तें। इसके अगर आप लाभार्थी बनना चाहते हो, तो आपको कौन-कौन सी शर्तें माननी होगी सरकार की। सबसे पहली बात, कन्या के जो अभिभावक होंगे, अभिभावक ये उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के निवासी। दूसरी खास बात, जो आवेदक है, आवेदक
के परिवार की, मतलब आवेदक का मतलब है, सीधी सी बात है कि जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है वो, ठीक है, उसके पूरे परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए मैक्सिमम होनी चाहिए। उसकी 2 लाख रुपए की आय मैक्सिमम होनी चाहिए पूरी परिवार की। और तीसरी खास बात यह है कि जो पुत्री है जिसका आप विवाह करवा रहे हो, वो 18 साल की होनी चाहिए, और जिससे आप विवाह करवा रहे हो जो वर है, उसकी कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम है। और ये तो शर्तें हो गई। एक एक और बात है कि ये जो सामूहिक विवाह है, सामूहिक विवाह, ये कब होगा? कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए। यानी कि एक वर, एक वधू, एक वर, एक वधू, एक वर, एक वधू, ठीक है? एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, ऐसे टोटल 10 जोड़े जब हो जाएँगे तभी सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक? ये ध्यान दो। अच्छा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखोगे, ये महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ भूल जाना, इसको मत भूलना एग्ज़ाम टाइम। ये है बजट 2024-25, अभी पेश किया गया। क्या इस बजट में मंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में चर्चा की गई है? हाँ, की गई है। इसमें कहा ये गया है कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के जो निर्धन परिवार हैं, निर्धन परिवारों की जो पुत्रियां हैं, पुत्रियों के विवाह के लिए टोटल 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये बात ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो इस योजना में अब वापस आओ, आपको याद क्या-क्या रखना है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौन-सा विभाग चला रहा है, बाकी ये सारी बातें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ठीक है? दूसरी खास बात, ये योजना कब शुरू हुई थी? 2017-18 में, मैंने बताया था आपको। और इसमें कितना रुपया दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट बात है, आप याद रखोगे। बाकी ये जो क्लासिफाई किया गया है, मैंने केवल आपको समझाया है। और तीसरी, वीपीओ के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, इसका आयोजन कहाँ होता है और कौन करता है, ठीक? ये बातें हो गई। इसके बाद शर्तें भी आप याद रखो, चूँकि जब भी योजना से संबंधित कथनों वाले क्वेश्चन्स आते हैं, तो उनमें इसी प्रकार की क्वेश्चन्स डालता है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से संबंधित निम्न में से कौन-सा कथन सही है या नहीं सही है? तो वहाँ पर इन कथनों को ध्यान रखो। 2 लाख रुपया मैक्सिमम आय होनी चाहिए, ठीक है? 10 जोड़े होने चाहिए, पुत्री की उम्र 18 और जो वर पक्ष होगा, उसकी 21 साल, उत्तर प्रदेश के निवासी हो, ठीक? और ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखोगे, जो सामूहिक विवाह योजना है, उनके लिए 600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। क्लियर है बात? अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक अगली योजना है आपकी, कन्या विवाह सहायता योजना, सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना। देखो, बात विवाह की हो रही है तो एक विवाह वाली योजना और निपटा देते हैं, है ना? ये योजना उससे थोड़ी-सी भिन्न है, वो सामूहिक विवाह थी, ये कन्या विवाह है। इसमें क्या है? इसमें सपोज़ करो ये कोई एक व्यक्ति है, ये कोई एक श्रमिक है, यह एक पंजीकृत निर्माण कार्य करने वाला श्रमिक है, ठीक? इसकी सपोज़ करो एक पुत्री है, पुत्री का ये करना चाहता है विवाह, ठीक है? बात समझना? ये कोई एक निर्माण कार्य करने वाला श्रमिक है, ठीक? और इसकी एक पुत्री है, पुत्री का ये करना चाहता है विवाह। तो ऐसी स्थिति में सपोज़ करो ये इसकी पुत्री है, तो सरकार कहती है कि हम इसके विवाह पर अनुदान देंगे। अगर ये व्यक्ति स्वजातीय विवाह करता है, स्वजातीय विवाह करता है तो इसे सहायता राशि दी जाएगी 55,000 रुपए। लेकिन यही व्यक्ति अगर अंतरजातीय विवाह करता है, तो इसे सहायता राशि दी जाएगी 61,000 रुपए, ठीक है? ध्यान रखिएगा, स्वजाति में 55,000, अंतरजाति में 61,000, और जैसे सामूहिक विवाह अगर करना चाहता है तो उसे 65,000 रुपए दिए जाएँगे। खैर वो सारी बातें आप ये तो याद। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इस योजना के तहत हैं, जैसे मैं आपको केवल और केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, बाकी याद मत रखिएगा इसको। ये सपोज़ करो वर पक्ष, ये वर है, ये वधू है और विवाह हो रहा है। विवाह में जो पोशाक है, पता है कपड़े खरीदने तक के पैसे मिलते हैं, पोशाक क्रय के लिए भी पैसे मिलते हैं और ये मिलते हैं 5,000 रुपए। हाँ, और इसके अलावा अ
प्रति जोड़ा जो आयोजन पर व्यय होता है ना, ये जो सहायता योजना है, प्रति जोड़ा आयोजन पर यानी कि जो विवाह समारोह का आयोजन होता है, उस पर भी 7,000 रुपए का इनको स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड का मतलब खर्चा दिया जाता है, ठीक है? तो ये खैर आप इन बातों को छोड़ सकते हैं। आप केवल ये बात याद रखें, ये दोनों। अच्छा, इसमें शर्तें क्या होती हैं? अगर इस योजना का कोई लाभ लेना चाहे तो कौन-कौन सी शर्तों का पालन करना होगा उसे? सबसे पहले वर को 21 साल का होना चाहिए, वधु को 18 साल का होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी सबसे खास बात है कि जो पंजीकृत श्रमिक है, पंजीकृत श्रमिक का जो पंजीकरण है, वो 100 दिन पूर्व का होना चाहिए। पूर्व का हो, उसे ही इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। अब यहाँ से देखो एक महत्वपूर्ण, इस योजना में आपको याद क्या रखना है? इस योजना में आपको केवल और केवल 2 बातें याद रखनी है। एक बात ये स्वजातीय विवाह में कितना रुपया दिया जाता है और अंतरजातीय विवाह में कितना रुपया दिया जाता है, ठीक? और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, केवल और केवल। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस योजना के तहत इस योजना के तहत नवंबर 2023 तक लाभार्थियों की संख्या कितनी थी? ये पूछ सकता है आपसे। लाभार्थियों की संख्या कितनी थी? तो ये याद रखोगे। लाभार्थियों की संख्या कितनी थी? तो आप बताओगे 238856 इतने लाभार्थी हुए और इनके लिए व्यय राशि कितनी है? कितना रुपया इसमें खर्च किया गया? तो आप बताओगे 1302 करोड़ रुपए। इतने लाभार्थियों पर इतना करोड़ रुपए खर्च कर किया जा चुका है सरकार के द्वारा। फिर से समझो, कन्या विवाह सहायता योजना में नवंबर 2023 तक लाभार्थियों की संख्या कितनी थी? कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया है? तो आप बताओगे 2,38,023 क्या आप बोलोगे इसको? इसको आप बोलोगे तो 38,856 यानी कि 2,38,856 इतने लोगों ने इसका लाभ उठाया है और इन पर कितना रुपया इन्वेस्ट किया है सरकार ने? 1302 करोड़ रुपया। ये हाल ही का डेटा है, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट हम लोग योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इस योजना को मैं कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। आपने अगर हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास जो प्लेलिस्ट बनी हुई है योजनाओं की, उसको देखा हो तो। योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है? ये इस योजना को मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूँगा आपसे और फिर कुछ बातें हैं जो आपको केवल याद रखनी है, बाकी सारी बातें आपको हटा देनी है। लेकिन मैं आपको समझाऊँगा पूरी तरह से। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में सबसे पहली बात कि इसका जो संचालन हो रहा है, ये कौन कर रहा है? तो आप बताओगे महिला कल्याण विभाग, ठीक है? महिला कल्याण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। महिला बाल विकास कल्याण विभाग। आप एक ही बात है, आप लिख लेना। अब देखो, सपोज़ करो ये कोई परिवार है। ये इसके बच्चे हैं, ठीक है? और ये इसकी मम्मी है। मम्मी को भी मम्मी बना देते हैं और बच्चियों को भी बच्चियाँ बना देते हैं, ठीक? ये एक है परिवार, बात समझना। और ये इसका लेना चाहता है लाभ। इस योजना की शुरुआत कब हुई वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। ये कोई परिवार है और ये इस योजना के तहत लाभार्थी बनना चाहते हैं। तो सरकार कहती है कि आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको यूपी का निवासी होना होगा। यूपी के आप निवासी हो। दूसरी खास बात, जो ये परिवार है ना, इस परिवार की वार्षिक आय, ध्यान दीजिएगा, 3 लाख रुपए से अधिक ना हो, अधिक ना हो। वहां मैं 2 लाख कह रहा था, यहां अब मैं कह रहा हूं 3 लाख। अंतर समझना यहाँ पे, ठीक है? तीसरी खास बात, परिवार में अधिकतम अधिकतम 2 बच्चियां हो, 2 बच्चियां हो, यानी 2 बेटियां हो, ठीक है? अधिकतम 2 बच्चियों को ही बच्चियों हो नहीं, हो तो 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अधिकतम 2 बच्चियों को लाभ मिलेगा, ठीक? बात समझना। और चौथी खास बात क्या है? चौथी खास बात ये है कि जो परिवार है, परिवार में अधिकतम परिवार में अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे हों, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से एक बात समझो, कुछ अपवाद लगाए गए हैं। मैंने कहा अभी कि परिवार में मैक्सिमम 2 बेटियाँ हों, उन्हीं को सॉरी परिवार में मैक्सिमम 2 बेटियों को ही लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि
सपोज करो कोई महिला है, ठीक है? ये कोई महिला है, इसका प्रसव होना है, डिलीवरी होनी है इसकी। अच्छा, इसका पहला प्रसव हो चुका है। इस महिला का जो पहला प्रसव था, पहला प्रसव, उससे आई एक बच्ची। अब इसका होना है दूसरा प्रसव, ठीक है? बात समझते जाना। दूसरे प्रसव में सपोज करो खुदा न खास्ता 2 बच्चियाँ आ गईं, 2 बच्चियों का जन्म हुआ। अब तो टोटल 3 हो गईं, जबकि योजना कह रही है कि हम केवल 2 बच्चियों को लाभ देंगे। तो भई ये 2 कोई जानबूझ के थोड़ी ना आई हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर इन तीनों को लाभ मिलेगा। यानी कि 2 प्रसव में अगर दूसरे प्रसव में 2 बच्चियाँ आ जाती हैं, तो फिर 3 के तीनों बच्चियों को लाभ मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन समझो। दूसरी कंडीशन ये है, ये महिला है, इसका प्रसव होना है। पहला प्रसव हुआ, पहला प्रसव हुआ। इस पहले प्रसव में ही 2 बच्चियाँ आ गईं, ठीक है? तो सरकार कहती है बस, केवल और केवल इन 2 बच्चियों को लाभ दिया जाएगा। अब इसका दूसरा प्रसव हुआ, दूसरे प्रसव में 1 बच्ची फिर आ गई, तो सरकार कहती है ना, 2 बच्चियाँ आ गईं, 2 को ही लाभ मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन ठीक इससे अलग है। इसमें महिला जानबूझ के तो 2 एक्स्ट्रा यानी 1 एक्स्ट्रा लाई नहीं है। ये तो खुदा न खास्ता हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जब पहली बार में ही अगर 2 बच्चियाँ हो जाती हैं, तो केवल और केवल इन्हीं को लाभ दिया जाएगा। इस तीसरी बच्ची को दूसरे प्रसव में जो आ रही है, इसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है? एक तीसरी कंडीशन और है। तीसरी कंडीशन ये है कि सपोज़ करो ये कोई दाम्पत्य है। अगर इन्होंने कोई बच्ची गोद ले ली है, बच्ची गोद ले ली है, तो ध्यान रखिएगा बालिकाएँ गोद ली हों तो केवल और केवल 2 बालिकाओं को ही लाभार्थी बनाया जा सकता है। सपोज़ करो इसकी पहले से 1 बच्ची थी, 1 बच्ची इसने गोद ले ली, तो इन दोनों को मिलेगा। पहले से इसके पास 2 बच्चियाँ थीं, ठीक? 1 बच्ची इसने गोद ले ली, तो इसे अब नहीं मिलेगा, केवल और केवल 2 को मिलेगा। तो ये वाला जो केस है ना, ये स्पेशल केस है। आई होप आप समझ गए होंगे अब, ठीक है? नहीं अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर इसी को आप 2 से 3 बार देखें, ठीक है? हाँ, क्लियर हुआ? अब ज़रा एक बात फिर से इसमें देखो मैंने क्या-क्या बताया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कौन-सा मंत्रालय चला रहा है और इसमें शर्तें, ठीक है? अब इसमें धनराशि कितनी दी जाती है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का क्रियान्वयन क्या है? इसका क्रियान्वयन सबसे खास बात जो आपको याद रखनी है कि इसे इसे 6 श्रेणियों में लागू किया जाता है। 6 श्रेणियों में इसे लागू किया जाता है, ठीक है? यानी कि किसी भी बच्ची को जो राशि मिलती है ना, वो 6 श्रेणियों में दी जाती है। अब ये श्रेणियाँ आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। एक तरफ लिखो आप श्रेणी, ठीक? दूसरी तरफ लिखो स्तर या वो कौन-सी योग्यता जब हासिल कर लेती है तब उसको दिया जाता है और तीसरी तरफ आप लिख सकते हो लाभ की राशि, लाभ की राशि। देखो, सबसे पहली श्रेणी में क्या होगा? कोई बालिका है, कोई बालिका है, यानी कि बालिका जिसका जन्म ध्यान दीजिए, जिसका जन्म 1/4/2019 1/4/2019 को हुआ हो या इसके बाद हुआ हो, इसके बाद हो, तो वो जो कन्या होगी, वो जो बालिका होगी, वो इस योजना का लाभ पाने की हकदार होगी और ऐसी स्थिति में जब कन्या का जन्म ही होता है, तो उसे 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में आओ। ये तारीख याद रखना, इस तारीख से लागू हुई थी और यही तारीख से कन्याओं के जन्म का निर्धारण होता है। ठीक, अब दूसरी स्थिति आओ, दूसरी श्रेणी में क्या होता है? मान लीजिए ये बालिकाएँ हैं, ठीक है? कोई बालिकाएँ हैं, इनका जन्म हो गया और इनके जन्म के 1 साल के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है, संपूर्ण टीकाकरण हो चुका। तो अब ऐसी स्थिति में जो बालिकाएँ होती हैं, अगर उनका टीकाकरण 1 साल के भीतर-भीतर हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में ₹2000 सरकार तुरंत इनके माता-पिता के खाते में भेज देती है। ठीक, अब तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी स्थिति तीसरी स्थिति में क्या है? तीसरी श्रेणी में क्या है? ऐसी बालिकाएँ जो जन्म भी ले चुकी हैं, टीकाकरण भी करवा चुकी हैं, अब वो जा रही हैं पहली कक्षा में प्रवेश लेने। पहली कक्षा में
जब ये जाती हैं प्रवेश लेने तो सरकार तुरंत इनके खाते का मतलब इनके माता-पिता के खाते में 3,000 रुपया फटाक से भेज देती है। फटाक से का मतलब खटाखट खटाखट टाइप का। ठीक है? चलिए ये तीसरा हो गया। चौथा, चौथी श्रेणी में क्या होता है? चौथी श्रेणी में होता ये है बालिका पहली कक्षा में प्रवेश ले गई, अब ये बालिका बड़ी होगी। बालिका बड़ी होगी तो ये और बड़ी कक्षा में जाएगी। फिर ये बच्ची कहाँ जाती है? ये जाती है कक्षा 6 में। कक्षा 6 में जब ये प्रवेश करेगी, तो फिर सरकार इसके खाते में डाल देगी कितना रुपया? 3,000 रुपया। ठीक है? हाँ। अच्छा, अब ये आया 3 चरण, ये 4 चरण, अब आ गया 5वां चरण। अब बच्ची थोड़ी-सी और बड़ी होगी। अब ये कहाँ जा रही है? ये जा रही है 6 में पढ़ रही थी अभी। अब ये जा रही है 9 में प्रवेश लेने। 9th में जब ये प्रवेश लेगी, तो फिर इसके खाते में कितना आएगा? इसके खाते में आएगा 5,000 रुपया। ठीक है? अब आ जाओ छठी स्थिति में। ये 6 चरण हैं। अब ये बालिका कहाँ जा रही है? बालिका जाएगी 10th कर चुकी है, 12th करने के बाद अगर वो स्नातक डिग्री में प्रवेश लेती है, प्रवेश ले या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश ले, डिप्लोमा में प्रवेश ले, ठीक है? तो इसे दिए जाएँगे 7,000 रुपए। इसे दिए जाएँगे 7,000 रुपए, ठीक है? अब ये सारे रुपए क्यों दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? देखो ये सारी बातें मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप खुद समझ सकते हो। बच्चियाँ क्या होता है कि कॉलेज ड्रॉप कर देती हैं या फिर स्कूल ड्रॉप कर देती हैं। उनका पता चला शादी हो गई जल्दी से। फिर माता-पिता क्या कहते हैं कि यार ठीक है अब इसकी शादी भी करनी है, अब चलो हटाओ इसको जाने दो ससुराल में। तो वो बर्डन माता-पिता ना झेल पाएँ इसलिए सरकार कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं स्वयं पैसा दूँगा। तो बच्चियों को अ हम कह सकते हैं कि जो गर्भ में ही मार दी जाती हैं, उससे निजात मिले। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पैसों की, कि अगर ये पैदा हो गई तो एक तो इसकी शादी में खर्च होगा, दूसरा इसके पढ़ाई-लिखाई में खर्च होगा, तो कहाँ-कहाँ खर्च किया जाए? तो इन सब से निजात पाने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी रुपया दिया जाता है सरकार के द्वारा। देखो ज़रा जोड़ो, 5 2 7 हो गए, 7 3 10, 3 13, 13 5, 13 5 हो गया 18, 18 2 20, 20 5 25 यानी कि टोटल आजकल इसमें 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक? पहले 15,000 दिए जाते थे। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? आपसे पूछा जाए टोटल कितने दिए जाते हैं? 25,000। क्लियर है बात? तो ये योजना है आपकी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, है ना? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में ये सारी की सारी आपने शर्तें पढ़ी और इन शर्तों में आपको ध्यान क्या रखना है? इन शर्तों में ध्यान ये रखना है कि ये सबसे बड़ा अमाउंट है, 3 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है? बाकी आप एक ओवरव्यू ले सकते हो यहाँ से, है ना? और जो सबसे खास बात है वो ये चरण याद रखो, कितने चरण में इसको सहायता राशि दी जाती है? 6 और किन-किन चरणों में कौन-कौन सी सहायता राशि दी जाती है, इनको याद रखो। अब आइए शुरू करते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखना है। जैसे नोट बना के लिखो, यहाँ से कुछ बातें। ये जो पोर्टल का उद्घाटन हुआ था, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में, ये 25 अक्टूबर 2019 को हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे ये लागू कब हुई, तो आप बताओगे ये लागू मानी जाती है 1 अप्रैल 2019 से। 1 अप्रैल 2019 से इसको लागू माना जाता है, ठीक है? अब इसमें थोड़े करंट की बातें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। करंट की बातें क्या हैं? समझो। वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर, ध्यान देना यहाँ पे, से लेकर 2023-24 तक लाभार्थी इसके जो रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तक लाभार्थियों की जो संख्या रही है, संख्या कितनी रही है? बता सकते हो? ये रही है 17.82 लाख। इसको आप याद रखिएगा। जब से ये योजना चलाई जा रही है, तब से लेकर पिछले वित्त वर्ष तक, चूँकि यहीं तक डेटा अभी आपको मिल पाए हैं, ठीक है? तो 2019-20 से लेकर 2023-24 तक इसमें कितने लोग इसका लाभ ले चुके हैं? तो सरकारी आंकड़ा है कि 17.82 लाख लोग इसका लाभ ले चुके हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, यही जो योजना है कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना। इस कन्या सुमंगला योजना में जो बजट आया है 2024-25, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इस बजट में कितना रुपया दिया गया है? तो आप बताओगे 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, महिला सम्मान कोष। ये योजना है आपकी।
ठीक है? इस योजना की शुरुआत 2015 से मानी जाती है। दरअसल इसमें आप ये समझो कि ये जो महिला सम्मान कोष योजना है, इस महिला सम्मान कोष योजना में किन-की मदद की जाती है? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम आपसे पूछें कि इस योजना के तहत किन महिलाओं की मदद होगी, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे इसमें उन महिलाओं की मदद होगी जो जघन्य हिंसा की शिकार महिलाएँ हैं। महिलाएँ, जो जघन्य हिंसा की शिकार महिलाएँ हैं, उनके लिए इसके तहत मदद की जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो एक बात और बनती है कि क्या कोई नियमावली आई थी जिसमें ये चलाई जा रही है? तो आप ध्यान रखोगे बालिकाओं की मदद के लिए बालिकाओं की जो मदद है, बालिकाओं की मदद रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 2015 के अंतर्गत अंतर्गत ये सहायता राशि या हम कहें ये मदद दी जाएगी। ठीक है? बालिकाओं को जो मदद दी जाती है, वो रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के अंतर्गत दी जाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो महिलाओं को मदद मिल रही है ना, बालिकाओं को मदद, ये किस क्षेत्र में मिलती है? ध्यान रखिएगा, मदद किस क्षेत्र में? तो मदद किस क्षेत्र में मिलेगी? मदद मिलेगी इनको आर्थिक आर्थिक चिकित्सा में, चिकित्सीय राहत देना या फिर पीड़िताओं का भरण-पोषण करना या फिर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए इनको मदद देना या फिर ऐसे पीड़ितों के जो अवयस्क बच्चे होते हैं, उन बच्चों के भरण-पोषण और उनकी शिक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना। ये इन क्षेत्रों में मदद की जाती है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं को जो रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के अंतर्गत इसमें मदद दी जाती है और किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, पीड़िताओं का भरण-पोषण करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, ठीक है? और उनके जो अवयस्क बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, ये सारे काम इस समान कोर्स के तहत किए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, वो ये पूछा जा सकता है, जो आपके संबंधित है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ सारी बातें आपको बता के इसके बाद जो की पॉइंट्स हैं, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको उन पर गौर करना है ज़्यादा। हालाँकि पूरी योजना ही पढ़नी है, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं, उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं महिला एवं बाल सम्मान कोष महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत अंतर्गत आर्थिक क्षतिपूर्ति ध्यान दीजिएगा आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है कितनी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितनी दी जाती है तो बताओगे 1 लाख रुपए से लेकर रुपए से 10 लाख रुपए तक केवल और केवल आप इतनी बात याद रखो ठीक है इतनी बात आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है तो ऑप्शन में आप इन्हीं को तलाशोगे 1 लाख से लेकर 10 लाख ठीक है और ये जो आर्थिक सहायता दी जाती है किस क्षेत्र में दी जाती है तो दूसरी बात अगर आप याद रखना चाहो तो आप इसे याद रखोगे ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए ठीक है हाँ तो ये जो हमारा टॉपिक है ये इसका पार्ट 1 है जो मैं महिला बाल विकास संबंधी योजनाएं पढ़ रहा हूँ उसका ये पार्ट 1 है इसका पार्ट 2 मैं शीघ्र अतिशीघ्र कोशिश करूंगा लाने के लिए तो इसको पूरा देखिएगा और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो ठीक है वहां से आप ज्वाइन कर वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना तो आज यहीं तक रखते हैं धन्यवाद